फ्रेंड्स फ्रेंड्स आज हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा और उसका विकास, उसके 250 प्रश्न और उनके उत्तर देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, 250 प्रश्न अपन सोल्व करने वाले हैं इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है और वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, इससे आपको बहुत फायदा होने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आज लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न है अपना, इनमें से कौन प्राचीनतम भाषा है? ठीक है, इनमें से कौन सी प्राचीनतम भाषा है? जिसमें ऑप्शन है संस्कृत, प्राकृत, वैदिक संस्कृत और अपभ्रंश। ठीक है, यहाँ पे वैदिक संस्कृत है। तो सबसे प्राचीनतम जो भाषा है वो है अपनी वैदिक संस्कृत। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके अंदर सी ऑप्शन राइट है, वैदिक संस्कृत। दूसरा प्रश्न है, ऋग्वेद में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? ठीक है, ऋग्वेद में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए है पाली, वैदिक संस्कृत, अवहट और प्राकृत। ठीक है, तो ऋग्वेद में कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ है? वो हुआ है वैदिक संस्कृत का। ठीक है, वैदिक संस्कृत का। ऋग्वेद में कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ है? वैदिक संस्कृत। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, इनमें से कौन सी भाषा मध्य भारतीय आर्य भाषा काल की है? आर्य काल की नहीं है। ठीक है, इनमें से कौन सी भाषा मध्य भारतीय आर्य भाषा काल की भाषा नहीं है? ठीक है, ऑप्शन है अपभ्रंश, पाली, प्राकृत और संस्कृत। ठीक है फ्रेंड्स, तो मध्य भारतीय आर्य भाषा अपभ्रंश, पाली और प्राकृत तो है, और जो संस्कृत है वो नहीं है। ठीक है, जो संस्कृत है वो नहीं है। ठीक है, तीसरे में डी ऑप्शन राइट है, मध्य भाषा मध्य भारतीय आर्य भाषा काल की नहीं है, वो है संस्कृत। ठीक है, अगला जो अपना क्वेश्चन है चौथे नंबर का, तो अपभ्रंश भाषा का काल इनमें से क्या है? ठीक है, अपभ्रंश भाषा का काल क्या है? प्रश्न है अपना, अपभ्रंश भाषा का काल क्या है? तो ऑप्शन है 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, 500 ईस्वी से 1 ईस्वी और 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी और 1000 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक। ठीक है, तो चौथे वाले प्रश्न में अपने राइट है सी ऑप्शन। ठीक है, अपभ्रंश भाषा का काल है 500 ईसा से 1000 ईस्वी। ठीक है, अपभ्रंश भाषा का काल क्या है? 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी। अपभ्रंश भाषा का काल 500 ईस्वी से 1 ईस्वी। ठीक है, पांचवा प्रश्न है, हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? मागधी, शोरसेनी, ब्राह्मण और खस। तो इसमें राइट है बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, शोरसेनी अपभ्रंश से हिंदी की उत्पत्ति मानी जाती है। ठीक है, शोरसेनी अपभ्रंश से हिंदी की उत्पत्ति मानी जाती है। और अगला क्वेश्चन है अपना छठा, इनमें से कौन सा नाम डिंगल के लिए प्रयुक्त नहीं है? ठीक है, इनमें से कौन सा नाम अपभ्रंश के लिए प्रयुक्त नहीं होता है? ठीक है, अपभ्रंश के लिए कौन सा प्रयुक्त नहीं होता है? अवहट, अवहत्थ, देश भाषा और डिंगल। ठीक है, तो इसमें राइट है डी नंबर ऑप्शन, डिंगल। ठीक है, अपभ्रंश के लिए कौन सा प्रयुक्त नहीं होता है? डिंगल। और ये तीनों अपभ्रंश के लिए प्रयुक्त होता है, अवहट, अवहत्थ और देश भाषा। और डिंगल है वो अपभ्रंश के लिए प्रयुक्त नहीं होता। ठीक है, सातवां प्रश्न अपना, इनमें से कौन सी भाषा वियोगात्मक भाषा है? ठीक है, सातवां प्रश्न अपना क्या है, इनमें से कौन सी भाषा वियोगात्मक भाषा है? पहला ऑप्शन है संस्कृत, दूसरा प्राकृत, अपभ्रंश और पाली। ठीक है, तो सातवें में अपने राइट है सी नंबर ऑप्शन, इनमें से कौन सी भाषा वियोगात्मक भाषा है? तो वो है अपभ्रंश। ठीक है, इनमें से कौन सी भाषा वियोगात्मक भाषा है? तो अपभ्रंश भाषा वियोगात्मक भाषा है। ठीक है, अपभ्रंश भाषा वियोगात्मक भाषा है। हिंदी भाषा का प्रारंभ मोटे तौर पर कब से हुआ? ठीक है, हिंदी भाषा का प्रारंभ मोटे तौर पर कब से हुआ? तो 1500 ईस्वी, 500 ईस्वी, 1800 ईस्वी और 1000 ईस्वी। तो आठवें में राइट है अपना डी नंबर ऑप्शन। ये हिंदी भाषा का प्रारंभ मोटे तौर पर कब से हुआ? तो वो हुआ 1000 ईस्वी। ठीक है, हिंदी भाषा का प्रारंभ मोटे तौर पर कब से हुआ? 1000 ईस्वी। संस्कृत में किसी शब्द के कुल कितने रूप, विभक्ति और वचनों के आधार पर बनते हैं? ठीक है, नवा प्रश्न, संस्कृत में किसी शब्द के कुल कितने रूप, विभक्ति और वचनों के आधार पर बनते हैं? ठीक है, कितने रूप बनते हैं? तो नवे में राइट है अपना
ए नंबर ऑप्शन 24, ठीक है 24। संस्कृत में किसी शब्द के कुल कितने रूप विभक्ति और वचनों के आधार पर बनते हैं? तो 24। 10वां अपना प्रश्न है, हिंदी में किसी शब्द के मूलतः कितने रूप होते हैं? हिंदी में किसी शब्द के मूलतः कितने रूप होते हैं? तो वो होते हैं 2 रूप होते हैं, ठीक है। कितने रूप होते हैं? 2 रूप। हिंदी के किसी शब्द के मूलतः कितने रूप होते हैं? 2 रूप होते हैं। संदेश राष्ट्रक के रचयिता कौन है? फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संदेश राष्ट्रक के रचयिता कौन है? जगनिक, अबुल फजल, अब्दुल रहमान और अमीर खुसरो। तो संदेश राष्ट्रक के रचयिता कौन है फ्रेंड्स? अब्दुल रहमान, ठीक है। संदेश राष्ट्रक अब्दुल रहमान। संदेश राष्ट्रक के रचयिता है अब्दुल रहमान। अपभ्रंश के प्रमुख कवि धनपाल की रचना कौन सी है? ठीक है, अपभ्रंश के प्रमुख कवि धनपाल की रचना कौन सी है? भविष्यत कथा, भविष्यत कहा, उपदेश रसायन, महापुराण और कुमार रासो। ठीक है, तो 12वें प्रश्न में क्या राइट है? ए। धनपाल की रचना कौन सी है? भविष्यत कहा, भविष्यत कहा। ठीक है, अब है अपना 13वें नंबर का प्रश्न। हिंदी का प्रथम कवि राहुल सांकृत्यायन किसे मानते हैं? हिंदी का प्रथम कवि जो है वो राहुल सांकृत्यायन किसको मानते? जो राहुल सांकृत्यायन है वो हिंदी का प्रथम कवि किसको मानते हैं? तो पुष्पदंत, सरहपा, शालिभद्र सूरि और मुंज कवि। तो राहुल सांकृत्यायन है वो सरहपा को मानते हैं, ठीक है। किसको मानते हैं? सरहपा को प्रथम कवि मानते हैं। सरहपा को प्रथम कवि कौन मानते हैं? राहुल सांकृत्यायन जी, ठीक है। 14 नंबर का अपना प्रश्न है। 14 नंबर, शब्दानुशासन नामक प्राचीन व्याकरण के रचयिता कौन है? शब्दानुशासन नामक प्राचीन व्याकरण के रचयिता कौन है? तो इसमें क्या राइट है? मुनिजिन विजय, हेमचंद्र, राजशेखर और पाणिनि। शब्दानुशासन प्राचीन व्याकरण के रचयिता कौन है? वो है हेमचंद्र, ठीक है। कौन है? हेमचंद्र। शब्दानुशासन नामक प्राचीन व्याकरण के रचयिता है हेमचंद्र। पाहुड़ दोहा किसकी कृति है? पाहुड़ दोहा, पाहुड़ दोहा किसकी कृति है? धनपाल, हेमचंद्र, राम सिंह और पुष्पदंत। तो पाहुड़ दोहा है अपने राम सिंह की कृति है, ठीक है। पाहुड़ दोहा किसकी कृति है? राम सिंह। इनमें से किस कवि की गणना 84 सिद्धों में होती है? इनमें से किस कवि की गणना 84 सिद्धों में होती है? तो इसमें ऑप्शन है जोइंदू, धनपाल, स्वयंभू और सरहपा। तो 84 सिद्धों में जो गिनती होती है वो है सरहपा की होती है, ठीक है फ्रेंड्स। सरहपा 84 सिद्धों में किसकी गणना होती है? सरहपा की, ठीक है। इनमें से कौन सिद्ध नहीं है? सिद्ध कौन नहीं है? लुइपा, सरहपा, गोरक्षपा और देवसेन, ठीक है। तो ये जो पापा आ रहे हैं लास्ट में वो है सिद्ध, सिद्ध हैं, ठीक है। और ये देवसेन है ये सिद्ध नहीं है, ठीक है। लुइपा, सरहपा, गोरक्षपा ये जो सिद्ध थे वो लास्ट में पा लगाते थे, ठीक है। तो जो पा लग रहा है लास्ट में वो सारे सिद्ध हैं और जो देवसेन है अपना वो सिद्ध नहीं है, ठीक है। देवसेन सिद्ध नहीं है। 18वां प्रश्न, इनमें से अवधी भाषा की प्राचीनतम कृति कौन सी है? इनमें से अवधी भाषा की प्राचीनतम कृति कौन सी है? ठीक है। 18वां प्रश्न, इनमें से अवधी भाषा की प्राचीनतम कृति कौन सी है? रामचरितमानस, पद्मावत, चित्रावली, चंदायन, ठीक है। अवधी भाषा की प्राचीनतम कृति है वो है चंदायन, ठीक है। अवधी भाषा की प्राचीनतम कृति कौन सी है? चंदायन, ठीक है फ्रेंड्स, चंदायन। हंस जवाहिर के रचयिता कौन है? हंस जवाहिर के रचयिता कौन है? शेखनवी, जायसी, कासिम शाह, उस्मान। हंस जवाहिर के रचयिता कौन है? तो वो है कासिम शाह, ठीक है। हंस जवाहिर के रचयिता कौन है? कासिम शाह। हंस जवाहिर, कासिम शाह। इनमें से कौन सी रचना अवधी भाषा की नहीं है? इनमें से कौन सी रचना अवधी भाषा की नहीं है? विनय पत्रिका, रामचरितमानस, पद्मावत, मधुमालती। तो अवधी भाषा की रचयिता नहीं अवधी भाषा की नहीं है वो है विनय पत्रिका, ठीक है। विनय पत्रिका
अवधी भाषा की कौन सी नहीं है रचना? विनय पत्रिका, ठीक है। पद्मावत, मधुमालती और रामचरितमानस ये तीनों अवधी भाषा की है और विनय पत्रिका जो है वो अवधी भाषा की नहीं है। 21वां प्रश्न, इनमें से कौन सी कृति तुलसी की नहीं है? कौन सी कृति तुलसी की नहीं है? ऑप्शन है कवितावली, अनुराग बांसुरी, गीतावली, दोहावली, ठीक है। ये गीतावली, कवितावली, दोहावली ये सारी जो है तुलसी की है और जो अनुराग बांसुरी है वो तुलसी की नहीं है, ठीक है। अनुराग बांसुरी तुलसी की नहीं है। कवितावली, गीतावली, दोहावली ये तीनों तुलसी कृत रचना है और जो अनुराग बांसुरी है वो तुलसी कृत रचना नहीं है, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नासिकेतोपाख्यान के रचयिता कौन है? नासिकेतोपाख्यान के रचयिता कौन है? सदल मिश्र, इंशा अल्लाह खां, भारतेंदु और शिव प्रसाद सिंह। तो इसमें राइट है सदल मिश्र, ठीक है। नासिकेतोपाख्यान के रचयिता कौन है? वो है सदल मिश्र, ठीक है। 23वां प्रश्न है अपना, स्वामी दयानंद सरस्वती ने इनमें से किसकी स्थापना की? ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किसकी स्थापना की? ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज और रामकृष्ण मिशन। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की है आर्य समाज की स्थापना की है, ठीक है फ्रेंड्स। किसकी स्थापना की है? आर्य समाज की, ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने इनमें से किसकी स्थापना की? आर्य समाज की है। भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी का प्रचारक कौन था? भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी का प्रचारक कौन था? महात्मा गांधी, मिस ह्यूम, एनी बेसेंट और निवेदिता। तो भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी का जो प्रचारक था वो था एनी बेसेंट थी, ठीक है। एनी बेसेंट, ठीक है। थियोसोफिकल सोसाइटी का प्रचारक कौन है? एनी बेसेंट। अब है अपना 25वां प्रश्न, ये राम प्रसाद निरंजी की रचना इनमें से कौन सी है? राम प्रसाद निरंजनी की रचना प्रेम सागर, भाषा योग वशिष्ठ, प्रबोध चंद्रोदय और भाग्यवती। तो जो 25वें में राइट है वो है भाषा योग वशिष्ठ, ठीक है। राम प्रसाद निरंजनी की रचना कौन सी है? ठीक है फ्रेंड्स, अगला अपना 26वां सवाल है, 84 वैष्णवन की वार्ता किस भाषा में लिखी गई? 84 वैष्णवन की वार्ता किस भाषा में लिखी गई गद्य रचना है, ठीक है। 84 वैष्णवन की वार्ता किस भाषा में लिखी गई गद्य रचना है? हिंदी, राजस्थानी, ब्रज भाषा और अपभ्रंश, ठीक है। तो 26वें में राइट है सी, ब्रज भाषा, ठीक है। 84 वैष्णवन की वार्ता किस भाषा में लिखी गई गद्य रचना है? तो ब्रज भाषा में, ठीक है। 27वां प्रश्न है, राजा लक्ष्मण सिंह किस हिंदी के पक्षधर थे? ठीक है। 27वां प्रश्न है, राजा लक्ष्मण सिंह किस हिंदी के पक्षधर थे? ठीक है। उर्दू मिश्रित हिंदी, संस्कृत निष्ठ हिंदी, हिंदुस्तानी और ब्रजभाषा, ठीक है। तो 27 में राइट है अपना बी, संस्कृत निष्ठ हिंदी, ठीक है। राजा लक्ष्मण सिंह किस हिंदी के पक्षधर थे? संस्कृत निष्ठ हिंदी के पक्षधर थे, ठीक है फ्रेंड्स। अगला अपना प्रश्न 28वां, हिंदी भाषा बोलने वालों की अनुमानित संख्या क्या है? ठीक है। हिंदी भाषा बोलने वालों की अनुमानित संख्या कितनी है? 10 करोड़, 60 करोड़, 20 करोड़ या 40 करोड़। तो इसमें राइट है अपना बी, 60 करोड़, ठीक है। हिंदी भाषा बोलने वालों की अनुमानित संख्या है 60 करोड़, ठीक है। 29वां अपना प्रश्न है, हिंदी के अंतर्गत कुल कितनी बोलियां हैं? ठीक है। हिंदी के अंतर्गत कुल कितनी बोलियां हैं? 10, 5, 18 और 15। तो हिंदी के अंतर्गत कुल 18 बोलियां हैं, ठीक है फ्रेंड्स। हिंदी के अंतर्गत कुल कितनी बोलियां हैं? 18 बोलियां हैं। इनमें से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? इनमें से कौन सी जो है पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? ठीक है। बुंदेली, बांगरू, खड़ी बोली और मगही, ठीक है। तो मगही जो है वो पश्चिमी बोली नहीं है, ठीक है। पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है मगही, और बुंदेली, बांगरू, खड़ी बोली जो है वो पश्चिमी हिंदी की बोली है, ठीक है। 31वां प्रश्न है अपना, इनमें से अवधि किसके अंतर्गत आती है? इनमें से अवधि किसके अंतर्गत आती है? बिहारी, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी या पूर्वी हिंदी? तो अवधि किसके अंतर्गत आती है मित्रों? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, ठीक है। अवधि पूर्वी हिंदी। इनमें से कौन सी बोली बिहारी हिंदी की नहीं है? कौन सी बोली बिहारी हिंदी की नहीं है? तो मारवाड़ी, मगही, भोजपुरी और मैथिली। तो मारवाड़ी नहीं है फ्रेंड्स, मारवाड़ी नहीं है, ठीक है। बिहारी हिंदी कौन सी है?
मगही, भोजपुरी और मैथिली बिहारी हिंदी है, और जो मारवाड़ी है वो बिहारी नहीं है। और लखनऊ, 33वां प्रश्न अपना, लखनऊ बाराबांकी किस बोली के क्षेत्र में आते हैं? ठीक है, लखनऊ बाराबांकी किस बोली के क्षेत्र में आते हैं? 33वें में कन्नौजी, वैशाली, अवधी और बुंदेली। तो 33वें में राइट है मित्रों सी। ठीक है, अवधी। लखनऊ बाराबांकी किस बोली के क्षेत्र में आती है? वो आती है अवधी। ठीक है, अवधी। बघेली बोली का केंद्र कहाँ माना जाता है? बघेली बोली का केंद्र, बघेली बोली का केंद्र रीवा, रायपुर, भोपाल और इंदौर। तो इसमें राइट है मित्रों ए, रीवा। ठीक है, बघेली बोली का केंद्र रीवा माना जाता है। ठीक है, बघेली बोली का केंद्र कहाँ है? तो रीवा, रीवा। ठीक है, 35वें में इनमें से ब्रजभाषा किस नगर की बोली नहीं है? इनमें से ब्रजभाषा किस नगर की बोली नहीं है? मथुरा, आगरा, इटावा और हाथरस। मथुरा, आगरा, इटावा और हाथरस। तो इसमें राइट है सी, इटावा। ठीक है, मथुरा, आगरा और हाथरस जो है वो ब्रजभाषा के नगर हैं, ब्रजभाषा नगर की बोली है। और जो इटावा है वो ब्रजभाषा नगर की बोली नहीं है। ठीक है, 36वां प्रश्न है, इंदौर, इंदौर उज्जैन की बोली को क्या नाम दिया गया है? इंदौर और उज्जैन की बोली को क्या नाम दिया गया है? मारवाड़ी, मालवी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो इंदौर और उज्जैन की बोली को नाम दिया है मालवी। ठीक है मित्रों, मालवी नाम बोली को दिया है इंदौर, और उज्जैन की बोली को नाम दिया है मालवी। 33वां प्रश्न है, नैनीताल के आसपास बोली जाने वाली बोली का नाम क्या है? नैनीताल के आसपास बोली जाने वाली बोली का नाम क्या है? गढ़वाली, नेपाली, कुमायूनी और लहंदा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नैनीताल के आसपास बोली जाने वाली बोली का नाम है कुमायूनी। ठीक है, नैनीताल के आसपास बोली जाने वाली बोली का नाम क्या है? कुमायूनी। ठीक है, 38वां प्रश्न है, भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से हिंदी के अंतर्गत कितने उपभाषाएं एवं बोलियां मानी जाती हैं? भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से हिंदी के अंतर्गत कितनी उपभाषाएं एवं बोलियां मानी जाती है? ठीक है, उपभाषाएं पूछा है। ठीक है, 38 में तो 2 उपभाषाएं 8 बोलियां, 5 उपभाषाएं 18 बोलियां, 1 उपभाषा 5 बोलियां और कोई नहीं। तो 2 उपभाषाएं और 8 बोलियां। ठीक है, भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से हिंदी के अंतर्गत 2 उपबोलियां और 8 बोलियां मानी गई है। ठीक है, भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से हिंदी के अंतर्गत 2 उपभाषाएं और 8 बोलियां मानी गई हैं। ठीक है, 38 में ए राइट है। और अब अपना प्रश्न आता है 39। इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? खड़ी बोली का केंद्र मेरठ, बिजनौर है। कन्नौजी का केंद्र फर्रुखाबाद, इटावा है। ब्रज भाषा का केंद्र दिल्ली है। मालवी का केंद्र इंदौर, उज्जैन है। ठीक है, 39 में क्या राइट है? सी राइट है। ब्रज भाषा का केंद्र जो है वो दिल्ली है, ये गलत है। ठीक है, खड़ी बोली का केंद्र मेरठ, बिजनौर है, ये सही है। कन्नौजी का केंद्र फर्रुखाबाद, इटावा है, ये सही है। और मालवी का केंद्र इंदौर और उज्जैन है। और ब्रज भाषा का जो केंद्र है वो दिल्ली नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें ये राइट है। और 40 नंबर, इनमें से असत्य कथन छांटिए। इनमें से गलत कथन कौन सा है? ठीक है, गलत कथन छांटना है अपने को। छत्तीसगढ़ी, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग की बोली है। विद्यापति भोजपुरी के कवि हैं। और हरियाणा का एक नाम बांगरू है। बुंदेली का क्षेत्र झांसी ललितपुर है। ठीक है फ्रेंड्स, 40 में तो 40 में छत्तीसगढ़ी, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग की बोली ये सही है। और विद्यापति जो है वो मैथिली के कवि हैं। ठीक है, भोजपुरी के कवि नहीं है। विद्यापति मैथिली के कवि है, तो ये गलत कथन है। विद्यापति भोजपुरी के कवि गलत है। और हरियाणा का एक नाम बांगरू ये सही है। हरियाणवी का एक नाम बांगरू है। और बुंदेली का क्षेत्र झांसी ललितपुर है, ये राइट है। इसमें भी राइट है। ठीक है, इनमें से कौन सा जिला ब्रजभाषा के क्षेत्र में नहीं आता है? इनमें से कौन सा जिला ब्रजभाषा के क्षेत्र में नहीं आता है? अलीगढ़, गाजियाबाद, मथुरा और भरतपुर।
तो ब्रजभाषा के क्षेत्र में कौन सा नहीं आता है, वो है गाजियाबाद। ठीक है फ्रेंड्स, ब्रजभाषा का क्षेत्र में नहीं आता है, वो गाजियाबाद है। और अलीगढ़, मथुरा और भरतपुर जो है ब्रजभाषा के क्षेत्र में आते हैं। मानक हिंदी का मूल आधार कौन सी बोली है? 42। मानक हिंदी का मूल आधार कौन सी बोली है? ब्रजभाषा, खड़ी बोली, उर्दू और हिंदुस्तानी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मानक हिंदी का मूल आधार कौन सी बोली है? वो है खड़ी बोली है फ्रेंड्स। मानक हिंदी का मूल आधार कौन सी बोली है? खड़ी बोली। इनमें से असत्य युग्म को अलग कीजिए, यानी गलत को छांटना है। मैथिली विद्यापति, ये राइट है। बिहारी ब्रजभाषा, ये गलत है। और तुलसी अवधि और केशव खड़ी बोली। ठीक है फ्रेंड्स, तो 43 में राइट है बी, बिहारी ब्रजभाषा। ठीक है, बाकी सारा राइट है। तुलसी अवधि है, केशव खड़ी बोली है, मैथिली विद्यापति है। जो बिहारी है वो ब्रजभाषा नहीं है। और 44 नंबर का क्वेश्चन है अपने, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ? देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? खरोष्टी, ब्राह्मी, चित्रलिपि और गुरुमुखी लिपि। तो देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ठीक है, देवनागरी लिपि का विकास कौन सी लिपि से हुआ है? ब्राह्मी लिपि से। देवनागरी लिपि में कुल कितने वर्ण है? देवनागरी लिपि में कुल कितने वर्ण है? 50, 57, 52 और 60। तो इसमें राइट है 52। ठीक है, 45 में सी राइट है। देवनागरी लिपि में वर्ण कुल कितने हैं? 52 वर्ण है। देवनागरी लिपि इनमें से किस प्रकार की लिपि है? ध्वन्यात्मक, वर्णात्मक, चित्रात्मक और कुटिल। तो देवनागरी लिपि है वो है वर्णात्मक लिपि है। ठीक है फ्रेंड्स, वर्णात्मक या अक्षरात्मक। ठीक है, देवनागरी लिपि कौन सी है? वर्णात्मक या अक्षरात्मक लिपि है। 47, पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग देवनाग में किए जाने का सुझाव किसने दिया था? देवनागरी में किए जाने का सुझाव किसने दिया था? पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग देवनागरी लिपि में किए जाने का सुझाव किसने दिया था? ठीक है, पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग देवनागरी लिपि में किए जाने का सुझाव किसने दिया था? श्रीनिवास दास, महात्मा गांधी, बाबू श्याम सुंदर दास और काका कालेलकर। तो 47 में राइट है सी। ठीक है, बाबू श्याम सुंदर दास। ठीक है, बाबू श्याम सुंदर दास। पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग देवनागरी लिपि में किए जाने का सुझाव किसने दिया? बाबू श्याम सुंदर दास। ठीक है, बाबू श्याम सुंदर दास। 48, उत्तर प्रदेश सरकार ने 1947 में लिपि सुधार समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया? उत्तर प्रदेश सरकार ने 1947 में लिपि सुधार समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया था? डॉक्टर राधाकृष्णन, आचार्य नरेंद्र देव, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर बीजी के। तो 48 में बी राइट है, आचार्य नरेंद्र देव। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने 1947 में लिपि सुधार समिति का गठन जो किया है वो आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में किया है। ठीक है, 49, देवनागरी लिपि में अ की बारहखड़ी स्वर ध्वनियों के स्थान पर प्रयुक्त करने का सुझाव किसने दिया? देवनागरी लिपि में अ की बारहखड़ी स्वर ध्वनियों के स्थान पर प्रयुक्त करने का सुझाव किसने दिया? तो वो दिया है काका कालेलकर ने। ठीक है, अ की बारहखड़ी जो सुझाव है वो काका कालेलकर ने दिया था। ठीक है, 50 नंबर का क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन अधिक उपयुक्त है? इनमें से कौन सा कथन अधिक उपयुक्त है? देवनागरी का नाम गुजरात के नागर ब्राह्मणों के कारण पड़ा। देवनागरी तांत्रिक चिन्ह देवनागर से संबंधित हैं। देवनागरी का विकास ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शाखा नागरी से हुआ। देवनागरी वास्तुकला की नागर शैली से जुड़ा है। तो इसमें सबसे ज्यादा उपयुक्त है वो है देवनागरी का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ। ठीक है, देवनागरी लिपि का विकास जो है ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शाखा नागरी से हुआ है। ये सबसे उपयुक्त कथन है। ठीक है फ्रेंड्स, 50 में सी राइट है। ठीक है फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 51। ठीक है, डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में लिपि सुधार समिति का गठन कब किया गया? ठीक है,
डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में लिपि सुधार समिति का गठन कब किया गया? 1940 ईस्वी, 1950 ईस्वी, 1953 ईस्वी और 1970 ईस्वी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें राइट है 1953 ईस्वी। ठीक है, डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में लिपि सुधार समिति का गठन कब किया गया? 1953 ईस्वी में। ठीक है फ्रेंड्स, और 52 नंबर का क्वेश्चन है अपना, इनमें से कौन सा गुण देवनागरी में नहीं है? ठीक है, इनमें से कौन सा गुण देवनागरी में नहीं है? उच्चारण और लेखन में एक रूपता, शब्दों में प्रत्येक ध्वनि का लेखन ध्वन्यात्मक, प्रत्येक वर्ण का निश्चित उच्चारण और अनुच्चरित ध्वनियों का अभाव। ठीक है, तो देवनागरी लिपि में नहीं है वो शब्दों में प्रत्येक ध्वनि का लेखन। ठीक है, शब्दों में प्रत्येक ध्वनि का लेखन ध्वन्यात्मक, ये जो गुण है वो देवनागरी में नहीं है। ठीक है, तो इसमें राइट है बी। अब है अपना 53 नंबर क्वेश्चन, मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? ठीक है, मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? फारसी, गुजराती, देवनागरी और मराठी। ठीक है, तो मराठी भाषा की लिपि है वो है देवनागरी लिपि है। ठीक है, मराठी भाषा की लिपि कौन सी? देवनागरी लिपि है। और जो अपना 54 नंबर का क्वेश्चन है वो है, इनमें से कौन से शब्द की वर्तनी गलत है? इनमें से कौन से शब्द की वर्तनी गलत है? चाहिए, के लिए, इसलिए और गए। इसमें कौन से शब्द की वर्तनी गलत है? तो ये गलत है बी। ठीक है, के लिए ये गलत है। यहाँ पे ली ये नहीं आएगा और ए आएगा। ठीक है, इसलिए ये गलत है। ए से एडी वाला ए आएगा, यहाँ पे ये नहीं आएगा। ठीक है, के लिए ए आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो 54 में बी राइट है। और 55, इनमें से अशुद्ध छांटिए, इनमें से अशुद्ध छांटिए 31, 49, 17, 6। तो इनमें से अशुद्ध कौन सा है? वो है 31। ठीक है फ्रेंड्स, 31 ये है अशुद्ध है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अंदर 31 के अंदर ये आधा त और नहीं आएगा, सिर्फ 31 आएगा। 31 इसमें डबल त लग रहा है। ठीक है, डबल त नहीं आएगा, इसमें सिंगल त आएगा 31। ठीक है, 56 नंबर का क्वेश्चन है, सरकारी कामकाज की वह भाषा जिसे संविधान ने सरकारी कामकाज के लिए स्वीकृत किया है क्या कहलाती है? सरकारी कामकाज की वह भाषा जिसे संविधान ने सरकारी कामकाज के लिए स्वीकृत किया है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है राजभाषा। ठीक है, सरकारी कामकाज में जो भाषा यूज होती है वो है राजभाषा। ठीक है, 57 नंबर क्वेश्चन, किसी देश के बहुसंख्यक लोगों की भाषा कहलाती है, किसी देश के बहुसंख्यक लोगों द्वारा जो भाषा बोली जाती है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है राजभाषा, राष्ट्रभाषा, मातृभाषा, मानक भाषा। तो राष्ट्रभाषा कहलाती है। ठीक है, देश के बहुसंख्यक लोगों को द्वारा बोली जाती है उस भाषा को राष्ट्रभाषा कहता है। ठीक है, संविधान में किस धारा के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? 58, संविधान में किस धारा के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? 351 फर्स्ट, 352, 350, 349। तो 351 फर्स्ट के अंदर संविधान में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है। ठीक है, 351 फर्स्ट। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 30 सितंबर, 14 दिसंबर, 14 सितंबर, 30 सितंबर। तो हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर। ठीक है, 14 सितंबर। 60 नंबर का प्रश्न है, खड़ी बोली हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ? खड़ी बोली हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ? संस्कृत, प्राकृत, ब्रजभाषा और अपभ्रंश। तो खड़ी बोली हिंदी का विकास हुआ अपभ्रंश से। ठीक है, खड़ी बोली हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ? अपभ्रंश से। अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित्र कौन सा है? अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित्र कौन सा है? रामायण, रामचंद्रिका, पौंचर्यू और महापुराण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित्र कौन सा है? वो है पौंचर्यू। ठीक है फ्रेंड्स, पौंचर्यू। अब ये अपना 62 नंबर का क्वेश्चन, अपभ्रंश भाषा का विकास किस भाषा से हुआ? अपभ्रंश भाषा का विकास किस भाषा से हुआ? संस्कृत, पाली, प्राकृत और अवहत। तो अपभ्रंश भाषा का जो विकास है
वो हुआ है प्राकृत भाषा से हुआ। ठीक है, अपभ्रंश भाषा का विकास किस भाषा से हुआ? प्राकृत भाषा से। इनमें से हिंदी का प्रथम प्रचारक कौन था? 63। इनमें से हिंदी का प्रथम प्रचारक कौन था? महात्मा गांधी, पुरुषोत्तम दास टंडन, स्वामी दयानंद सरस्वती, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इनमें से हिंदी का प्रथम प्रचारक था, वो था स्वामी दयानंद सरस्वती। हिंदी का प्रथम प्रचारक स्वामी दयानंद सरस्वती। 64 नंबर, कोरवी का दूसरा नाम क्या है? 64, कोरवी का दूसरा नाम क्या है? हरियाणवी, मेवाती, खड़ी बोली और बुंदेली। तो 64 में राइट है खड़ी बोली। ठीक है, कोरवी का दूसरा नाम क्या है? खड़ी बोली। कोरवी का दूसरा नाम क्या है? खड़ी बोली। ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? 65। ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? पेशाची, खस, नागर और शोरसेनी। तो ब्रज भाषा का विकास हुआ है शोरसेनी से। ठीक है, शोरसेनी से ब्रज भाषा का विकास हुआ। ठीक है, 65 में डी राइट है। और 66, खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? मेरठी, कोरवी, बांगरू और हाड़ौती। तो खड़ी बोली का दूसरा नाम है कोरवी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? खड़ी बोली का दूसरा नाम है कोरवी। ठीक है, 67, आचार्य शुक्ल ने हिंदी गद्य के प्रारंभिक 4 नायकों में इनमें से किसको स्थान नहीं दिया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 67, आचार्य शुक्ल ने हिंदी गद्य के प्रारंभिक 4 नायकों में इनमें से किसको स्थान नहीं दिया है? शिव प्रसाद, सितारे हिंद, मुंशी इंशा अल्लाह खां, सदल मिश्र और लल्लूलाल। तो आचार्य शुक्ल ने हिंदी गद्य के प्रारंभिक 4 नायकों में शिव प्रसाद, सितारे हिंद को स्थान नहीं दिया है। ठीक है, शिव प्रसाद, सितारे हिंद। इनमें से अवधि का उदय, इनमें से अवधि का विकास किससे हुआ है? अवधि का विकास 68, अवधि का विकास किससे हुआ है? शोरसेनी, मागधी, नागर और अर्धमागधी। तो अवधि का विकास हुआ है अर्धमागधी से। अवधि का विकास हुआ है अर्धमागधी से। ठीक है, अवधि अर्धमागधी। ठीक है, ढूंढाड़ी बोली का दूसरा नाम जो अधिक प्रचलित है वो क्या है? ढूंढाड़ी बोली 69, जयपुरी, मालवी, मेवाती और मारवाड़ी। तो ढूंढाड़ी बोली का जो अधिक प्रचलित नाम है वो है जयपुरी। ठीक है, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? इनमें से गलत कथन कौन सा है? ठीक है, 70 में इनमें से गलत कथन कौन सा है? बोली का क्षेत्र भाषा से बड़ा होता है। बोली का क्षेत्र तो भाषा से छोटा होता है। ठीक है, बड़ा नहीं होता है। बोली का क्षेत्र जो होता है वो भाषा से छोटा होता है। ठीक है, बोली छोटी होती है और भाषा बड़ी होती है। भाषा का क्षेत्र बड़ा होता है और बोली का छोटा होता है। ठीक है, इसमें बोली का क्षेत्र भाषा से बड़ा बताया है तो ये गलत है। बोली सीमित क्षेत्र में बोली जाती थी, ये राइट है। हिंदी साहित्य के अंतर्गत सभी बोलियों का साहित्य है, राइट है। मानक हिंदी का विकास खड़ी बोली से हुआ, ये भी सही है। तो गलत कौन सा है? ए नंबर वाला। 71, इनमें से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है? 71। ठीक है, 71, अपभ्रंश के भाषिक एवं व्याकरणिक रूप का विवेचन किसने किया? अपभ्रंश के भाषिक व्याकरण रूप का विवेचन किसने किया? ज्योतिरीश्वर ठाकुर, दामोदर भोज और हेमचंद्र। 71 में क्या राइट है? हेमचंद्र। ठीक है, अपभ्रंश के भाषिक और व्याकरणिक रूप का विवेचन किसने किया? हेमचंद्र ने किया। ठीक है, इनमें से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है? राम प्रसाद निरंजनी, भाषा योग वशिष्ठ, सदल मिश्र, नासिकेतोपाख्यान, मुंशी सदासुखलाल, रानी केतकी की कहानी, लल्लू लाल प्रेम सागर। ठीक है फ्रेंड्स, इनके अंदर सभी के अंदर जो है जोड़ा ठीक नहीं है वो है मुंशी सदासुखलाल। इन्होंने सुख सागर की रचना की है और जो रानी केतकी की कहानी है उनके रचनाकार है इंशाअल्लाह खां। ठीक है, तो ये जोड़ा ठीक नहीं है। मुंशी सदासुखलाल ने सुख सागर की रचना की है और रानी केतकी की कहानी उनके जो लेखक है वो है इंशाअल्लाह खां। ठीक है, तो ये जोड़ा ठीक नहीं है। और 73, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना किसने की थी? दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना किसने की थी? 73 में क्या राइट है? सी, महात्मा गांधी। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना किसने की थी? दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना किसने की थी? वो की थी महात्मा गांधी जी ने की थी। ठीक है फ्रेंड्स,
74। इन गामन में छोरिन के पीहर ए, यह किस बोली का वाक्य है? इन गामन में छोरिन के पीहर ए, यह बोली यह किस बोली का वाक्य है? अवधी, ब्रज, हरियाणवी और कन्नौजी। ठीक है, तो ये जो वाक्य है वो ब्रज भाषा का है। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सी भाषा का है? तो ब्रज। इनमें से कौन सा मेल उचित नहीं है? ब्रज भाषा खड़ी बोली, अवधी बघेली, मारवाड़ी छत्तीसगढ़ी और भोजपुरी मैथिली। तो इसमें जो उचित नहीं है वो है मारवाड़ी छत्तीसगढ़ी। ठीक है, ब्रज भाषा खड़ी बोली सही है, अवधी बघेली सही है और भोजपुरी मैथिली ये राइट है, और जो मारवाड़ी छत्तीसगढ़ी है वो उचित नहीं है, गलत है। ठीक है, इनमें से हिंदी का एक रूप क्या नहीं है? इनमें से हिंदी का एक रूप क्या नहीं है? रेखता, हिंदुस्तानी, उर्दू और कोंकणी। हिंदी का एक रूप कौन सा नहीं है? तो रेखता है, हिंदुस्तानी है, उर्दू है और कोंकणी नहीं है। ठीक है, कोंकणी जो है वो हिंदी का रूप नहीं है। राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ? राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ? 1950, 1955 ईस्वी, 1960 ईस्वी और 1976 ईस्वी। तो राजभाषा आयोग का गठन हुआ 1955 ईस्वी। ठीक है, राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ? 1955 ईस्वी। राजभाषा अधिनियम कब निर्मित हुआ? राजभाषा अधिनियम कब निर्मित हुआ? तो 78 में, 1947 ईस्वी, 1960 ईस्वी, 1976 ईस्वी और 1990 ईस्वी। तो राजभाषा अधिनियम हुआ 1976 ईस्वी में निर्मित। ठीक है, राजभाषा अधिनियम कब निर्मित हुआ? 1976 ईस्वी में। राजभाषा अधिनियम के अनुसार इनमें से ख श्रेणी के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं आता है? राजभाषा अधिनियम के अनुसार ख श्रेणी में कौन सा राज्य नहीं आता है? पंजाब, हिमाचल प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। तो ख श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता है वो है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, इनमें से किस भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग सबसे कम होता है? ठीक है, संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग किस में सबसे कम होता है? ब्रज भाषा, हिंदी, अवधी और हिंदुस्तानी। ठीक है, तो हिंदुस्तानी के अंतर्गत सबसे कम तत्सम शब्दों का उपयोग होता है। ठीक है, ब्रज भाषा, हिंदुस्तानी, हिंदी और अवधी। तो हिंदुस्तानी में क्या होता है? सबसे कम जो है संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग होता है। ठीक है, और 81 है, दक्षिणी हिंदी का दूसरा नाम क्या है? दक्षिणी हिंदी का दूसरा नाम क्या है? हिंदवी, कौरवी, खड़ी बोली और हैदराबादी। तो इसमें राइट है हिंदवी। ठीक है, हिंदवी है जो दक्षिणी हिंदी का दूसरा नाम है, हिंदवी। ठीक है, भरतेश्वर बाहुबली रास नामक रचना के रचयिता कौन है? भरतेश्वर बाहुबली रास नामक रचना के रचयिता कौन है? मुल्ला दाऊद, शालिभद्र सूरी, मुनि जैन विजय, पुष्पदंत। तो इसमें राइट है शालिभद्र सूरी। ठीक है, भरतेश्वर बाहुबली रास नामक रचना शालिभद्र सूरी ने की है। 84 सिद्धों में पहले सिद्ध कौन से हैं? 84 सिद्धों में पहले सिद्ध कौन से हैं? लुइपा, सरपा, शबरीपा और नारोपा। तो 84 सिद्धों में पहले सिद्ध है लुइपा। ठीक है, पहले सिद्ध कौन सा है? लुइपा। आज हो गाय चराबनु गयो, आज हो गाय चराबनु गयो, यह पंक्ति किस बोली की है? 84। मैथिली, कन्नौजी, बुंदेली और ब्रज भाषा। ठीक है, आज हो गाय चराबनु गयो, ये है ब्रज भाषा की बोली है। ठीक है, इनमें से नागरिक प्रचारणी सभा से कौन जुड़ा रहा है? नागरिक प्रचारणी सभा से कौन जुड़ा रहा है? भारतेंदु प्रसाद, श्याम सुंदर दास और प्रेमचंद। तो श्याम सुंदर दास है वो नागरिक प्रचारणी सभा से जुड़े रहे। ठीक है, कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? 86। कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? अवहट्ट, प्राकृत, पाली और संस्कृत। तो कीर्तिलता है वो अवहट्ट भाषा की रचना है। कीर्तिलता अवहट्ट भाषा की रचना है। ठीक है, इनमें से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की है? 87। इनमें से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की है? मगही, मेवाती, बघेली और भोजपुरी। तो मगही, मेवाती, बघेली, भोजपुरी में से बघेली राइट है, पूर्वी हिंदी बोली है। ठीक है, बघेली पूर्वी हिंदी बोली है। अब है 88।
चौरासी वैष्णवन की वार्ता क्या है? चौरासी वैष्णवन की वार्ता जो अपन पढ़ते हैं वो क्या है? काव्य ग्रंथ है, उपन्यास है, ब्रजभाषा की गद्य रचना है या कोई नहीं? तो चौरासी वैष्णवन की वार्ता है वो ब्रजभाषा की गद्य रचना है। ठीक है, ब्रजभाषा की गद्य रचना है चौरासी वैष्णवन की वार्ता। 252 वैष्णवन की वार्ता के लेखक कौन है? 252 वैष्णवन की वार्ता के लेखक कौन है? सहजोबाई, विठलनाथ, गोकुलनाथ और है सूरदास। तो इसमें राइट है गोकुलनाथ। ठीक है, गोकुलनाथ है वो 252 वैष्णवन की वार्ता के लेखक हैं। अष्टयाम के रचयिता कौन है? नंददास, नाभादास, चतुर्भुजदास और सूरदास। ठीक है, नंददास, नाभादास, चतुर्भुजदास और सूरदास। तो इसमें राइट है नाभादास। ठीक है, अष्टयाम के रचयिता कौन है? नाभादास। ठीक है, अष्टयाम के रचयिता है नाभादास। आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। वो हुई कहाँ थी? मथुरा, बम्बई, दिल्ली और लाहौर। मथुरा, बम्बई, दिल्ली और लाहौर। तो बम्बई में हुई है। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई है? बम्बई में हुई है। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? 92। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? आर्य समाज, दयानंद, ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन राय, प्रार्थना समाज, एनी बेसेंट और रामकृष्ण मिशन विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन विवेकानंद। तो इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? प्रार्थना समाज। ठीक है, प्रार्थना समाज है उसके संस्थापक है आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, एनी बेसेंट नहीं है, आत्माराम पांडुरंग है। तो ये अपना सी नंबर का ऑप्शन जो है वो सुमेलित नहीं है। 93। इनमें से क्या ठीक नहीं है? इनमें से क्या ठीक नहीं है? मैथिली बिहारी हिंदी, मारवाड़ी राजस्थानी हिंदी, बुंदेली पूर्वी हिंदी और कन्नौजी पश्चिमी हिंदी। तो जो बुंदेली है वो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। ठीक है, बुंदेली है वो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो जो सी नंबर का ऑप्शन है वो ठीक नहीं है, पश्चिमी हिंदी आएगा यहाँ पे, बुंदेली पश्चिमी हिंदी। ठीक है, 94। उत्तम पुरुष में एक वचन का सर्वनाम हो किस बोली का सूचक है? उत्तम पुरुष में एक वचन का सर्वनाम हो जो आता है वो किस बोली के अंतर्गत आता है? अवधी, कन्नौजी, बुंदेली और ब्रजभाषा। ठीक है, तो जो 94 में है डी राइट है, ब्रजभाषा। ठीक है, जो उत्तम पुरुष एक वचन सर्वनाम हो किस बोली के सूचक है? तो ब्रजभाषा। 95। इस समय हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत कितने प्रदेश है? इस समय हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत कितने प्रदेश है? 7, 10, 9, 8। तो हिंदी क्षेत्र है वो है 10। ठीक है, इस समय हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत 10 प्रदेश है। ठीक है, कितने प्रदेश हैं? 10। ठीक है, इस समय हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत कितने प्रदेश हैं? 10। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? भूतकाल के कितने भेद होते हैं? 5, 6, 7 और 4। तो भूतकाल के भेद होते हैं 6। ठीक है, भूतकाल के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन है सही मेल कौन सा नहीं है? ठीक है, 97 सही मेल कौन सा नहीं है? कन्नौजी इटावा, ब्रजभाषा हाथरस, भोजपुरी लखनऊ और बुंदेली झांसी। तो इसमें राइट है सी, भोजपुरी लखनऊ। जो लखनऊ है वहां अवधि आएगा, यहाँ पे भोजपुरी की जगह क्या आएगा? अवधि। रामायण किस भाषा में रचित है? 98। रामायण किस भाषा में रचित है? हिंदी, अवधी, प्राकृत और संस्कृत। तो रामायण रचित है संस्कृत में। ठीक है, रामायण कौन सी भाषा में रचित है? संस्कृत। पाली किस धर्म की भाषा है? पाली किस धर्म की भाषा है? वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म। तो पाली बौद्ध धर्म की भाषा है। ठीक है, पाली जो भाषा है वो बौद्ध धर्म की भाषा है। 100 नंबर का क्वेश्चन है अपभ्रंश काल में बोलचाल की भाषा का क्या नाम था? अपभ्रंश काल में बोलचाल की भाषा का नाम क्या था? ठीक है, हिंदी, देश भाषा, अवहट और अवध। तो अपभ्रंश काल में बोलचाल की भाषा का नाम था देश भाषा। ठीक है, अपभ्रंश काल में बोलचाल की भाषा का नाम क्या था? तो वो था देश भाषा। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगला क्वेश्चन है अपना 101। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस यहीं तक, और अगले हम 101 से लगाकर 250 तक के
क्वेश्चन इसके इस वीडियो के अगले पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।